यहाँ के पत्रकारों को भी एकजुट हो करके ये जो बिहार का भी, जब हम बिहार की बात करते हैं तो हम पूरे देश में कहते हैं कि बिहार एक उपनिवेश बना हुआ है। की भी जब आप कॉलोनी बोलिएगा तो हमें कभी कभी लगता है कि सीमांचल उसकी एक कॉलोनी है, क्योंकि बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है। आपको यहाँ पे किशनगंज में टी एस्टेट को लेकर के आप कहते हैं कि हमारे पास टी एस्टेट है, वहाँ पर मूंगफली मक्का के किसानों को क्यों नहीं देते हैं। अगर आप बिहार में देखें, बिहार जो एक ऐसा स्टेट है जिसमें 89% आबादी का भी शहरीकरण नहीं हुआ है, बहुत बड़ी आबादी 70% से ज़्यादा आबादी, अभी अंदर भी बता रहे थे, आपकी कृषि पर निर्भर है। 92% आपके मार्जिनल किसान हैं, यानी हाशिए के किसान हैं, सीमांत किसान हैं। कुछ लोग उसको 96% बड़े किसान जो खेती करते भी थे उनको भी उसने बहुत ही हाशिए पर ला करके रख दिया। इसलिए खेती जो है बहुत बुरा सा था। और आप गाँव में घूमते होंगे, आप भी देखते होंगे कि खेती आखिर कर कौन रहा है। जो मजबूर है बेचारे वही खेती कर रहे हैं, बटैया पे लेकर, धानी पे लेकर। नल जल योजना का क्या किया कि गाँव में एकदम अजीब तरीके से, मतलब बिना किसी इंजीनियरिंग के या बिना किसी एक विशेषज्ञता के आपने उसके पाइप भिजा दिए। अब क्या हुआ है कि फसल खबर सीमांचल के सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ बिहार की बेहद दमदार पत्रकार मौजूद हैं। सीटू तिवारी नाम से लोग जानते हैं, बीबीसी के लिए काम करते हैं और कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी काम करती हैं, जो गांव घर घूमती हैं। ऐसे कम पत्रकार हैं बिहार में। तो अभी पिछले कुछ महीनों से आपको सीमांचल के इलाके में लगातार देख रहे हैं। क्या आखिर क्या खास हैं, क्या मुद्दे नज़र आए अब तक आपको इस इलाके में? देखिए, सीमांचल के इलाके में अगर हम बात करें तो पत्रकारों के, अगर मीडिया के नज़रिए से बात करें तो हमारी तरफ, यानी जो पटना में रहने वाले पत्रकार हैं, वो इस इलाके में दरअसल आते ही नहीं हैं। और यहाँ के जो मुद्दे हैं वो दरअसल इसीलिए उसको एक्सपोजर भी नहीं मिल पाता है। कल जब हम लोग आ रहे थे तो किसी ने मजाक में कहा भी कि इस इलाके की को एक अलग स्टेट बना देना चाहिए। तो उसमें एक बात ये भी बात में सामने आई कि हाँ, एक अलग स्टेट बना दे ताकि ये एक सेंटर बन जाए और यहाँ से जो मुद्दे जो हैं वो सामने आए। सीमांचल में जब हम आते हैं तो पूरा मुजफ्फरपुर के बाद आप देखें, दरभंगा मधुबनी के बाद देखें तो एकदम पूरी ज्योग्राफिकल लोकेशन ही एकदम चेंज हो जाती है। लंबे लंबे आपको मैदान मिलेंगे, कोई बड़ा पेड़ नहीं मिलेगा, जिसकी एक बात समझ में आती है कि चूंकि बाढ़ आता है तो पेड़ जो है, घने पेड़ यहाँ पे वजूद इतने कमजोर हैं बाढ़ की वजह से। हाँ, तो वो उसकी वजह से फिर आपको बहुत सपाट मतलब एक अलग सा एक कंट्री साइड मिलेगा जो आपको अच्छा तो लगेगा। लेकिन ये भी एक बात है कि जब बाढ़ आती है तो उसके पीछे, हाँ, उसके पीछे कितना दर्द है वो एक बड़ी बात है। अभी हम सुपौल भी गए थे थोड़े दिनों पहले, तो वहाँ पर देखा कि वहाँ पर जो बाढ़ से जो तबाही आई, तटबंध के अंदर जो लोग बसे हुए हैं, जो पूरा सरकार स्कूल जो ख़त्म हो जाते हैं या फिर स्वास्थ्य केंद्र जो आपके ख़त्म हो गए, तो वो ख़त्म होने के बाद क्या फिर सरकार ने उसको दोबारा बनाया, दोबारा बसाया, लोगों को किस तरीके से विस्थापित किया। तो सीमांचल एक बहुत बड़े, वहाँ पर बहुत मुद्दे फैले हुए हैं। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि उन मुद्दों को दरअसल आवाज़ नहीं मिल पाती है। मिल भी पाती होगी तो बहुत छोटे स्तर पर मिल जाती है, जिसको ग्लोबली नहीं लेकर के जाता। और ये हम सब के लिए, हम मीडिया वालों के लिए बहुत शर्म का भी विषय है एक तरीके से। हम लोग यहाँ पे सीमांचल के खास के लोग ये फील करते हैं कि ये पॉलिटिकल डिस्कार्डनेस है, और आप पत्रकारिता के नज़रिए से देखते हैं कि पटना और सीमांचल की खाई है। तो इस चीज़ को कैसे पाटा जाए, ये बताइए आप। पाटने का तो देखिए, एक ये है कि यहाँ के लोगों को भी बहुत एकजुट हो करके, यहाँ के पत्रकारों को भी एकजुट हो करके ये जो बिहार का भी, जब हम बिहार की बात करते हैं तो हम पूरे देश में कहते हैं कि बिहार एक उपनिवेश बना हुआ है। आप पहले से ही नहीं, जब फ्री पॉलिसी के चलते ही नहीं, बल्कि अभी भी पत्रकारिता में देखिए या फिर दूसरे चीज़ों में भी देखिए, तो बिहार जो है वो एक कॉलोनी की तरीके से पूरा काम कर रहा है। और बिहार की भी जब आप कॉलोनी बोलिएगा तो हमें कभी कभी लगता है कि सीमांचल उसकी एक कॉलोनी है, क्योंकि बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है। आपको यहाँ पे किशनगंज में टी एस्टेट को लेकर के आप कहते हैं कि हमारे पास टी एस्टेट है, वहाँ पर मूंगफली होती है, उसका अनानास की खेती होती है। हाँ, अनानास की खेती होती है। हाँ, बहुत सारी इस तरह की खेती होती है, लेकिन वहाँ के मुद्दे नहीं आ पा रहे हैं। तो यहाँ के लोगों को भी, यहाँ के पत्रकारों को भी एकजुट हो करके अपने मुद्दों को इस तरीके से कहना होगा कि उसको ग्लोबल आवाज़ मिले या वो लाइमलाइट में आए। और दूसरी बात, जो आपने पॉलिटिकल डिस्कार्डनेस की बात की, तो नेता लोगों से या जो पूरी पॉलिटिकल पॉलिसी है उससे मुझे बहुत
उम्मीद नहीं रहती है। और मुझे नहीं लेकिन लगता आप ये कि कहना चाहिए जनता जागे तभी कोई बात बनेगी। देखिए, जनता का दबाव या नागरिक समाज का दबाव तो सबसे बड़ा दबाव होता है। और अगर आज पत्रकार उसको किसान कैरी जो फॉरवर्ड है, करें। अगर आज किसान दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पे डटे हुए हैं, टिके हुए हैं 3 महीनों से, लगभग 3 महीनों जी। से, तो उनका जो दबाव है वो सबसे बड़ा दबाव है। तो ये जो दबाव आप अगर बनाएंगे तो ये बहुत बड़ी बात होगी। आपको सिर्फ जी लेना है अपनी, मतलब जो भी परिस्थिति है कि नहीं ये हमें कुदरत से बाढ़ मिल रही है, तो कुदरत ने तो बाढ़ दी हमको, लेकिन बाढ़ को भयावह किसने बनाया? उसको पूरे सरकारी स्ट्रक्चर ने भयावह बनाया। तो ये आपको देखना होगा। बिल्कुल, लगे हाथों आपने किसान की बात की, तो एमएसपी का क्या खेल चल रहा है इस पर जरा बताइए। आपने अब तक क्या ऑब्जर्व किया? मक्के की खेत देखे होंगे, तंबाकू की खेत देखे होंगे, सरसों गेहूं की खेत देखे होंगे, किसानों से बात की होंगी। देखिए, ये तो पूरा का पूरा मेज का बेल्ट है। और एमएसपी को लेकर के हमारे एक एक्टिविस्ट दोस्त थे महेंद्र यादव, उन्होंने हाई कोर्ट में एक वो भी दिया था कि भाई आप जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है आप मक्का के किसानों को क्यों नहीं देते हैं। अगर आप बिहार में देखें, बिहार जो एक ऐसा स्टेट है जिसमें 89% आबादी का भी शहरीकरण नहीं हुआ है, बहुत बड़ी आबादी, 70% से ज़्यादा आबादी, अभी अंदर भी बता रहे थे, आपकी कृषि पर निर्भर है। 92% आपके मार्जिनल किसान हैं, यानी हाशिए के किसान हैं, सीमांत किसान हैं। कुछ लोग उसको 96% भी कहते हैं। और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, यानी जो किसान सिर्फ कमाते हैं, यानी सिर्फ उत्पादित करते हैं और खाते हैं। तो एक बात इसमें और भी है हसन भाई कि आप सिर्फ उत्पादन और जो खाने वालों को है तो उनको एमएसपी से बहुत फ़र्क जो है वो नहीं पड़ेगा, अगर हम बिहार के लिहाज से देखें तो ये सब हमको देखना पड़ेगा। लेकिन जो बड़े किसान हैं जो उनको बेचते थे, जैसे भी हम पालीगंज गए थे एक एमएसपी पर ही एक स्टोरी करने के लिए। पालीगंज जो एक बिहार से पटना से सटा हुआ इलाका है, धान का एक बहुत बड़ा हब था। वहाँ पर आपने बिहटा की मंडी जो है वो ख़त्म कर दी, तो अब वहाँ जो बासमती चावल होता था, जो बहुत अच्छी धान की उपज थी, और आपको बताएं कि 17th सेंचुरी में वहाँ से यूरोप जाता था पटना राइस के नाम से ब्रांड, मतलब इतना मशहूर ब्रांड था कि उसको पटना राइस के नाम से। तो वहाँ पर जो बासमती उपजाते हैं तो वो कहते हैं कि क्या हम 1868 रुपये जिसमें पैक्स खरीद रहा है उसमें हम अपना बासमती बेच दें? वो बोलता है कि भाई धान या हमारी कोई भी उपज जो है वो दरअसल किसान का एटीएम है जी। हम उसको रखे रहते हैं, जब हमको लगता है कि रेट आज बढ़ा तो हम उसको मंडी में बेच आते थे। लेकिन सरकार ने ये जो पूरा सिस्टम एपीएमसी को रिपील करके पूरा सब कुछ उसने ख़त्म कर दिया, मंडियाँ ख़त्म कर दी, और जो बड़े किसान जो खेती करते भी थे उनको भी उसने बहुत ही हाशिए पर ला करके रख दिया। इसलिए खेती जो है बहुत बुरा सा था। और आप गाँव में घूमते होंगे, आप भी देखते होंगे कि खेती आखिर कर कौन रहा है? जो मजबूर है बेचारे वही खेती कर रहे हैं, बटैया पे लेकर, धानी पे लेकर के। एक बात और आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि नल जल योजना का क्या किया कि गांव में एकदम अजीब तरीके से, मतलब बिना किसी इंजीनियरिंग के या बिना किसी एक विशेषज्ञता के आपने उसके पाइप भिजा दिए हैं। अब क्या हुआ है कि फसल खड़ी हुई है और पूरे के पूरे खेत में जो है वो पानी जम गए हैं, जिसकी वजह से मान लीजिए कि किसी ने मनी बटैया पर, जिसको हम कहते हैं कि किराए पर खेत लेकर के, अगर बहुत आसान, तो उसकी तो पूरी की पूरी फसल नष्ट हो गई। अब वो कितना कर्जे में फंसेगा उसका कुछ नहीं कहना है। तो ये पूरा का पूरा खेल चल रहा है, इसको आपको देखना होगा। जब से आप इस क्षेत्र में है तब धान की कटनी हुई थी, अब फिर धान की रुपाई हो रही है, ये सुन के ताजुब तो नहीं लग रहा है? नहीं, ताजुब तो लग ही रहा है। ताजुब लग रहा है। गर्मा धान की खेती हो रही है, ठीक है, तो यहाँ के किसान कर रहे हैं। लेकिन जो किसान धान की खेती करते हैं वो पंप सेट से पानी पटाते हैं खेतों में। उनको सिर्फ सिंचाई सुविधा अगर मिल जाए तो वो तो बहुत कुछ कर लेंगे। देखिए, एक ऐसा इलाका जिसको देखने ही हम लोग तब आते हैं जब वो बाढ़ से भर जाता है, पानी ही पानी हम देखते हैं। और जब आप बता रहे हैं कि हमको सिंचाई की सुविधा भी नहीं है, तब आप सोचिए कि क्या बोला। और ये हाल, जैसे अंग्रेज़ों ने बहुत अच्छा नहरों का सिस्टम जो है पटना के पास विकसित किया था, वो भी पूरा का पूरा नष्ट हो गया। सब जगह ये पानी का नहर, पालीगंज में भी जो है वो पूरा नहर सिस्टम जो है वो नष्ट होता जा रहा है। मतलब जो हमारे सिंचाई का साधन है वो नष्ट होता जा रहा है। वाटर टेबल जो है, नालंदा जो कि मुख्यमंत्री का अपना जगह है, वहाँ पर जो भूमिगत जल है वो नीचे जाता जा रहा है। अभी अगर वहाँ के गाँवों में आप चले जाएंगे तो वहाँ
वहाँ के गांव में बकायदा लोग, जैसे हम शहर की बस्तियों में देखते हैं कि लोग बाल्टी बाल्टी भर पानी भर करके जमा करके रखते हैं, वहाँ पर ऐसे ही जमा करके लोग रखते हैं। तो बहुत बुरी स्थिति है पानी को लेकर के। पानी हमारे पास जो बहुत प्रचुर मात्रा में था, उसकी दरअसल उसको भी सरकार ठीक से मैनेज नहीं कर पाई, और उसमें भी सरकार जो है वो जल जीवन हरियाली आदि आदि प्रोजेक्ट चला रही है, 7 निश्चय पार्ट 2 चला रही है, लेकिन वो हरियाली जो है वो मनुष्य के जीवन में, या जो उसके आम लोग हैं, आम बिहारी है, उसके तो जीवन में नहीं आएगा। अब अफसरों के जीवन में मुखिया साहब अफसरों के वार्ड पार्षदों के झोले में जरूर हरियाली आ गई है। ये एक दूसरा सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब देखिए कि यहाँ सिंचाई सुविधा नहीं है। नीतीश कुमार कहते हैं कि रोड मैप 2 हम लॉन्च किए हैं, ये हालात है। उसके अलावा यहाँ महिलाओं की ज़िंदगी को भी आप बड़ा करीब से देखे होंगे, क्या फील किया? देखिए, महिलाएं, पूरे हम बिहार की बात करते हैं क्योंकि हम पूरे बिहार को भी देखते हैं और यहाँ पर भी देखते हैं। महिलाएं जो हैं वो, बिहार एक बहुत फ्यूडल स्टेट है, सामंती स्टेट है जिसको हम कहते हैं। और ये भी बात है कि हर क्षेत्र की, कल हम लोग बात कर रहे थे, हर क्षेत्र की महिलाओं की अलग अलग समस्या या अलग अलग उनका स्तर या जीवन स्तर या परिवार में भी जो उनकी एक इमेज होती है या उनका जो एक उसको हम क्या बोले, वो अलग अलग है। जैसे मगध क्षेत्र की महिलाएं हैं, उनका स्तर अलग है, यहाँ की क्षेत्र की महिलाएं हैं, उनका स्तर। तो यहाँ पर चूँकि हम पहले भी कह चुके हैं कि बिहार, दरअसल बिहार में भी जो उपनिवेश है वो एक सीमांचल का इलाका है। तो जब आप उपनिवेश में बात करेंगे, जब पुरुषों की स्थिति इतनी खराब है तो महिलाओं की स्थिति क्या होगी। अब आप बाढ़ आती है, बाढ़ के दौरान आप देखिए कि महिलाएं आखिर अपना नित्य कर्म कहाँ करती होंगी। जब पुरुष जो हैं उनके लिए ये एक समस्या होती है, लेकिन हमारे यहाँ पुरुष खुले हुए हैं, उनको बहुत आज़ादी है। उनको जब मासिक आता होगा तो वो अपने सैनिटरी पैड्स या अपने कपड़े कैसे वो लेती होंगी। इस इलाके में इस लेवल की जागरूकता नहीं है, जिसकी वजह से मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है और प्रेगनेंसी के दरमियान भी मौत ज़्यादा है। उनकी जब गर्भावस्था होती होगी तब वो क्या करती होंगी। आपके यहाँ जब स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर पीएचसी लेवल पर ठीक नहीं है, जो कि पूरे बिहार में नहीं है, लेकिन यहाँ हम मान के चलते हैं कि वो उससे भी ज़्यादा ख़राब है, तो फिर उसको वो जो आप कहते हैं कि गर्भवती स्त्रियों को हम ये दे रहे हैं वो दे रहे हैं, वो कैसे मिलती होगी। यहाँ पर दरभंगा में हमारे एक साथी ने, सत्यम ने स्टोरी की थी, पता चलता है कि एक एक औरत के 3-3, 4-4 बच्चे जो हैं वो मर गए। बच्चे पैदा हुए मर गए, बच्चे पैदा हुए मर गए। तो क्या हमारे यहाँ की औरतें जो हैं उसको सरकार जो है वो मशीन की तरह, जैसे समाज या परिवार तो ट्रीट कर ही रहा था, क्या सरकार की भी अपनी पॉलिसी है कि वो बच्चे को, स्त्री को बच्चा पैदा करने वाली मशीन के तौर पर ट्रीट कर रही है? क्यों नहीं आप वहाँ के पीएचसीज़ को ठीक करते हैं? क्यों नहीं वहाँ पर आपको स्टडी कराते हैं कि आखिर ये औरतों के बच्चे जो हैं क्यों मर रहे हैं। एक गांव में अगर ये हाल है तो आप उससे समझ सकते हैं कि क्या हाल होगा। अब आपके यहाँ पे भी जो पढ़ाई का स्तर होगा वो क्या होगा, जो बच्चियाँ निकल रही हैं उनको क्या आप नौकरी दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। तो ये आपने ठीक है साइकिल दे करके उनकी आकांक्षा को उड़ान दे दी, आपने पोशाक दे दिया, आपने ये कर दिया, लेकिन उसके आगे का रास्ता क्या है? क्या आप भी चाहते हैं कि वो 12वीं पास करके यहाँ से पलायन करके जो पंजाब हरियाणा में जो मजदूरी करने अपने उनके पति जाते हैं या उनके लोग जाते हैं वैसे भी आप करें? तो फिर सरकार ने कोई वे आउट नहीं बनाया है। ठीक है, आपने अपने को अच्छा बताने के लिए या कल्याणकारी योजनाओं के नाम पर ये सब कुछ दे दिया, लेकिन उसके बाद का रास्ता क्या है दरअसल वो सरकार नहीं बता रही है। आप सीमांचल में है, मतलब बाढ़ बरसात वाले क्षेत्र में है, ये समस्या कितनी गंभीर है लोगों को बताइए जरा। देखिए, बाढ़ बरसात तो मैंने पहले ही कह रही हूँ कि गंभीर ही गंभीर है, लेकिन बाढ़ के बारे में जो हम लोग जानते हैं वो यही जानते हैं कि भाई बाढ़ अपने साथ सोना के तरीके की मिट्टी भी लाती थी, उपजाऊ मिट्टी भी लाती थी। आपने बाढ़ जो था उसका लोग उत्सव भी मनाते थे। जो पटना रैट्स करके एक अमिताभ कुमार की किताब है, उसमें भी उन्होंने जिक्र किया है कि एक रिपोर्टर जो थे वो वहाँ रिपोर्ट करने गए तो उनको लगा कि उस इलाके में बहुत दुख होगा, लेकिन उस इलाके में दुख नहीं था। लोग बाढ़ के पानी में खड़े हुए ढोल बजा रहे थे और उस बाढ़ के पानी का स्वागत। अगर कोसी के शोक गीत है तो उनकी स्वागत या उनके लिए कुछ दूसरे गीत भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो आपने क्या किया या सरकार ने क्या किया, उसमें इंटरवीन करके आपने तटबंध बना दिए। तो जब पानी
पानी जो आता था वो पहले जब फैल जाता था तो उसका असर या उसका परेशानी जो है वो कम पड़ती थी। आप उसको बांधने की कोशिश कर रहे हैं। अब दुनिया में कौन ऐसा इंसान है जो ये बताए कि पानी जो है बांधा जा सकता है? ना पानी बांधा जा सकता है, ना हवा बांधी जा सकती है। ये अगर छोटी सी चीज़ जो हम लोग मतलब जिन्होंने इंजीनियरिंग नहीं पढ़ी या जिनको समझ में नहीं है, जब उनको समझ में आती है तो आपको क्यों नहीं समझ में आती है? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो चलते चलते आप सोशल मीडिया में भी काफ़ी एक्टिव हैं और उस पर नज़र बनाए रखती हैं। तो नए साथी जो इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, इसका पॉजिटिव यूज़ कैसे हो और इसका फ़ायदा लोगों को कैसे मिले, इसके बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए। आखिरी सवाल था ये। ठीक है, देखिए आखिरी सवाल भी बहुत अच्छा है। नहीं अच्छा है। सोशल मीडिया जो है ना वो बड़ा अच्छा साधन है और सोशल मीडिया इस्तेमाल करते वक्त 2-3 बातें ख्याल रखें। एक तो भाषा अपनी अच्छी रखें। भाषा मतलब आप लिखे भी तो अमर्यादित भाषा ना हो, अच्छी और संतुलित भाषा हो। समस्याएं जो हैं आप खुद दिखा सकते हैं। आप फेसबुक पे रहते हैं, आपको अगर कोई समस्या लगती है तो आप खुद अपना कैमरा ऑन करके लाइव करके लोगों से बात करके ये सब कुछ कर सकते हैं। जिन साथियों को थोड़ी सी भी झिझक होती है कि हम बोल नहीं पाएंगे या कुछ भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो बोलना चाहते हैं, वो शीशे के सामने खड़े होकर के, ये सब हम लोगों ने सीखा है, शीशे के सामने खड़े होकर के बोलने की प्रैक्टिस करें। सुबह उठ करके रोज़ अखबार जो है वो ज़ोर ज़ोर से बोल के पढ़ें तो उनका बोलना जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। आखिरी बात यही है कि आप अपने इलाके में रहते हैं, अपने इलाके को बेहतर करने, अपने पड़ोसी की ज़िंदगी को बेहतर करने, अपने समाज, अपने धर्म, अपनी जाति अगर आप मानते हैं, अपना लिंग आप मानते हैं, तो अपने लिंग को बेहतर करने की जिम्मेदारी आप पर ही है। अगर आप कुछ करके जाएंगे तो जब आप चले भी जाएंगे तो दुनिया आपको याद रखेगी, और कुछ नहीं करके जाएंगे तो दुनिया आपको बिल्कुल भी याद नहीं रखेगी। तो आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए, इसी तरह से अपने इलाके की तस्वीर बदलिए, सोशल मीडिया का सही यूज कीजिए। शुक्रिया आप सबका।